नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भाषा की बात। इसमें चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए उदाहरण को ध्यान से पढ़िए। अब आप भी उसी प्रकार नए शब्द बनाकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सो यहाँ पर बच्चों कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, एक मूल शब्द दिया गया है और उन दोनों को जोड़कर बनने वाला नया शब्द दिया गया है, और उस शब्द से आपको क्या करना है, एक वाक्य निर्माण करना है। ठीक है। सो उपसर्ग है वी, उसमें एक मूल शब्द हमने मिलाया शेष, तो वी और शेष को जब हमने मिलाया तो वो क्या बना, विशेष। ठीक है। और विशेष का हमने क्या कर दिया यहाँ पर वाक्य में प्रयोग कि आज का दिन मेरे लिए विशेष है, यानी खास है, स्पेशल है। ऐसे ही इन दोनों को जोड़कर हमें एक नया शब्द बनाना है, जैसे भर, और उसमें आप क्या जोड़ेंगे, पेट। तो भर और पेट को जब आप जोड़ेंगे शब्द क्या बनेगा, भरपेट। यानी मैंने भरपेट भोजन किया, पेट को भर कर खाना खाया है उसने। ठीक है। तो इसका ये मीनिंग बनेगा। फिर है अगला शब्द, यहाँ पर डैश दिया गया था और उसके पीछे मूल शब्द क्या जोड़ना था आपको, योग। तो उप में जब आप योग जोड़ेंगे तभी क्या बनेगा शब्द, उपयोग। यहाँ पर ये शब्द आपको पहले से दिया गया है और आपको इसका वाक्य प्रयोग कैसे करना है कि हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। ठीक है। फिर है प्र उपसर्ग से आपको खुद से एक शब्द बनाना था। आप ये शब्द बना सकते हैं प्र जमा काश, प्रकाश। ठीक है। सूर्य का प्रकाश हमारे लिए जरूरी है। ठीक है। फिर अनु जमा शासन। ठीक है। अनु में आपको क्या जोड़ना है, शासन। तो ये शब्द क्या बनेगा बच्चों, अनुशासन। तो हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए, या हमें अपने जीवन में अनुशासन का पालन करना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। वाक्य पढ़ते हैं, हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। तो यहाँ पर ये शब्द जो आए हैं घूम घूम कर, अब इन्हें आगे बढ़ाना है। देखिए जैसे हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा, तो झूम झूम कर हम क्या काम कर सकते हैं। आप सोचिए और बताइए कि हम झूम झूम कर क्या करते हैं, झूम झूम कर हम डांस करते हैं, नाचते हैं, है ना। तो आप लिख सकते हैं कि हमने झूम झूम कर नृत्य देखा, या हमने झूम झूम कर नृत्य किया। ठीक है। वो भी आप लिख सकते हैं। फिर है हमने कूद कूद कर क्या किया, खेला होगा हमने कूद कूद कर, है ना। फिर हमने उछल उछल कर क्या की, मस्ती की। ठीक है। हमने घूम घूम कर महल देखा। महल को देखने के लिए आपको घूमना पड़ेगा, तो इसलिए आप इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3, तालिका को ध्यान से पढ़कर उपयुक्त वाक्य आपको नीचे लिख देना है। यहाँ पर समय के बारे में बात हो रही है कि किसी वाक्य को पढ़कर हम उसके होने के समय का पता कैसे लगा सकते हैं। देखिए, जो कार्य बीते समय में पूरे हुए हों, इस प्रकार का एक वाक्य यहाँ पर दिया गया है कि हमारी यात्रा बहुत अच्छी थी। यानी जो यात्रा थी वो अब पूर्ण हो चुकी है। तो यहाँ पर इस तरह के वाक्य हमें लिखने हैं। या फिर आप कैसे वाक्य लिख सकते हैं कि मैंने पढ़ाई कर ली है, या मैं कल स्कूल गया था। इस तरह के वाक्यों से क्या पता चल रहा है कि ये जो स्कूल जाने का जो कार्य था, जो काम था, वो पिछले समय में ही, यानी बीते हुए समय में पूर्ण हो चुका है। तो इस तरह के कुछ वाक्य आप खुद से बनाकर यहाँ लिख सकते हैं। और दूसरे में क्या लिखना है आपको, कि जो कार्य अभी हो रहे हैं। देखिए उसका एग्जाम्पल देखिए, मैं गीत गा रहा हूँ या रही हूँ, कि अभी आप उस काम को कर रहे हैं। इस वाक्य से इस बात का बोध होना चाहिए कि अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, या अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, या अभी मैं खाना खा रहा हूँ। तो इस तरह के वाक्य आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो ये है आपके सामने उसके एग्जाम्पल्स कि हमने आमेर का किला देखा, यानी ये देखने का जो काम था ये हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। हम जयपुर से लौट आए, कि अब हम जयपुर से वापस आ चुके हैं। हमने दाल बाटी चूरमा खाया। तो आप इस तरह से चैप्टर के अंदर से भी कुछ वाक्य ढूंढ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं खुद से बनाकर लिखना तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर दूसरा आपको क्या लिखना है कि जो कार्य अभी हो रहे हैं, जैसे हम कक्षा में पढ़ रहे हैं, मैं पत्र लिख रहा हूँ, बच्चे संग्रहालय देख रहे हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये वर्तमान काल के एग्जाम्पल्स है। और जो आपने पहले देखा वो किसका एग्जाम्पल था, भूतकाल। इसे आप हिंदी में कहेंगे भूतकाल, इंग्लिश में इसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है। और जिसमें हम काम को अभी कर रहे हैं वो होता है बच्चों वर्तमान काल। क्या होता है, वर्तमान काल। काल का अर्थ होता है समय।
यानी इससे आपको क्या पता चलता है कि ये कार्य जो है किस समय पूर्ण हुआ। अब जो कार्य आगे आने वाले समय में होंगे, मतलब वो कार्य अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो फ्यूचर में यानी भविष्य काल में कंप्लीट होंगे, अभी वो हुए नहीं हैं। ठीक है, तो ये होता है भविष्य काल। जैसे हम सपरिवार कल घूमने जाएंगे, तो आपको ये कैसे पता चला कि वो अभी गए नहीं हैं, वो जाएंगे। तो ये गे जो अंत में लगा, इससे आपको पता चला कि ये कार्य जो है भविष्य में यानी फ्यूचर में होगा। हम कल उदयपुर जाएंगे। तो इन इस तरह के वाक्यों के अंत में आपको गा, गे और गी जरूर देखने को मिलेगा। मैं तुम्हें पत्र लिखूंगा। देखिए यहाँ पर अंत में क्या है, गा। हम शीघ्र वापस आएंगे, यानी हम जल्दी वापस आएंगे, अभी आए नहीं हैं। तो ये हो गया बच्चों भविष्य काल। तो इस तरह से आपने 3 तरह के काल देखे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न क्या है, पढ़िए। पत्र में आए शब्दों को वर्ग पहेली से खोजकर आपको नीचे लिखना है। आप देख सकते हैं हमारे सामने एक वर्ग पहेली है, उसमें से कुछ शब्दों को हमें खोजना है और यहाँ नीचे लिख देना है। जैसे आप देख सकते हैं, क और ला को जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, कला। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर उदयपुर को ऑलरेडी मार्क किया गया है बुक में। फिर ये आप देख सकते हैं, ये एक शब्द है जयपुर। ठीक है, आप इस तरह से वर्ग पहेली से शब्दों को खोजेंगे और लिखेंगे। फिर देखिए, एक व्यंजन जो कि राजस्थान का प्रसिद्ध व्यंजन है, वो है चूरमा। ठीक है, और यहाँ देखिए, ये है जय सिंह, राजा का नाम है, राजा जय सिंह, जिसने काफी सारी इमारतें जयपुर में बनवाई। फिर है यहाँ पर हवा और महल, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, हवा महल। इस तरह से आप खुद से भी इसे ढूंढकर लिख सकते हैं, जैसे दाल। ठीक है, फिर है यहाँ पर बाटी। ठीक है, फिर एक है जंतर मंतर। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और शब्द है राजा। तो इस तरह से आप उनको मार्क करेंगे और नीचे जो स्पेस दी गई है उसमें उसे लिख देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो शब्द हमने ढूंढे यहाँ पर नीचे लिखे गए हैं कि चूना, दाल, हवा महल, कला, चूरमा, जयसिंह, जंतर मंतर, जल, बाटी, राजा और आमेर। ये सारे शब्द इस पहेली में है। और एक शब्द और है यहाँ पर, क्योंकि स्पेस नहीं है, जयपुर भी इसमें दिया गया है, तो आप ये सारे शब्दों को नीचे लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न संख्या 5, पत्र में संग्रहालय शब्द आया था, है ना। तो ऐसे और भी शब्द आपको ढूंढने हैं, जैसे कि विद्यालय, उन्हें समझना है और अपनी कॉपी में उनको लिखना है और उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। जैसे विद्या जमा आलय, उन दोनों को जोड़कर क्या बना, विद्यालय। और संग्रह जमा आलय को जोड़ा तब क्या बना, संग्रहालय। तो ये बच्चों 2 शब्दों का मेल है। देखिए किस तरह से हम विद्या में आलय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, विद्यालय। ठीक है, और आलय जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है बच्चों, उसका मतलब होता है घर, यानी विद्या का घर। ठीक है, इसी तरह से एक शब्द होता है पुस्तकालय, तो पुस्तक जमा आलय से मिलकर वो बनता है, इसका मतलब क्या है, पुस्तकों का घर। इसी तरह एक और शब्द है हिमालय, यानी हिम जमा आलय, यानी बर्फ का घर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं, शिवालय यानी शिव जमा आलय, शिव का घर। पुस्तक जमा आलय। ठीक है, चिकित्सालय, चिकित्सा जमा आलय। फिर है हिमालय, हिम जमा आलय। शोधालय यानी शोध जमा आलय। मेघालय यानी मेघ जमा आलय, यानी बादलों का घर। देवालय यानी देवताओं का घर, देव जमा आलय। इस तरह के शब्द आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उनका वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद है वेधशाला। आपने जयपुर से पत्र जो पाठ था उसमें पढ़ा कि वेधशाला भी अमर ने देखी। तो चलिए जानते हैं वेधशाला क्या होती है। वेधशाला वह स्थान होता है बच्चों जहाँ ग्रहों
तारों और नक्षत्रों को देखने के लिए यंत्र रखे जाते हैं। ठीक है, वहां से लोग क्या करते हैं, ग्रहों को देखते हैं, तारों को देखते हैं, नक्षत्रों को देखते हैं। इस प्रकार के यंत्र वेधशाला में रखे जाते हैं, उसे ही वेधशाला कहा जाता है। इन यंत्रों की सहायता से हम ग्रहों की गति और स्थिति का अध्ययन करते हैं, कि ग्रहों की जो गति और स्थिति होती है उसका अध्ययन करने के लिए यंत्र को जहां पर रखा जाता है वो जगह कहलाती है वेधशाला। इसके बाद देखिए, ये है संग्रहालय, जो कि मैंने बताया 2 शब्दों से मिलकर बना है, संग्रह जमा आलय। संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, कलेक्ट करना। तो संग्रहालय एक ऐसा सार्वजनिक भवन है जहां सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व की वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है। ऐसी वस्तुएं जिनका कोई सांस्कृतिक महत्व हो या वैज्ञानिक महत्व हो या ऐतिहासिक महत्व हो या फिर कलात्मक महत्व हो, उस तरह की वस्तुओं को वहां पर कलेक्ट करके रखा जाता है और शो किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो संग्रहालयों में कई प्रकार की वस्तुएं रखी जाती है। आपने जरूर साइंस म्यूजियम वगैरह में कहीं पर अपने टीचर्स के साथ आप घूमने गए हो, तो जिनमें से कुछ चीजें जो होती हैं वो अद्वितीय होती हैं, यानी उनके जैसी कोई और चीज आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरह की चीजों को हम संग्रह करते हैं ताकि लोग उन्हें देख सके। फिर आपको क्या करना है, आगे पता लगाना है कि जंतर मंतर जो है वो क्या है। अब भारत में यह जयपुर के अतिरिक्त और कहाँ-कहाँ स्थित है। ये देखिए, जंतर मंतर की ये पिक्चर है। आपको ये पता करना है कि ये क्या है और जयपुर के अलावा कहाँ-कहाँ जंतर मंतर है। फिर आपके राज्य में कौन-कौन से दर्शनीय स्थल यानी देखने योग्य कौन सी जगह आपके राज्य में है, उनका परिचय आपको देना है। तो जंतर मंतर क्या है बच्चों, ये एक वेधशाला, आपने जैसा कि पाठ में पढ़ा, अभी आपने रिसेंटली वेधशाला के बारे बारे में पढ़ा है कि जहां पर खगोलीय यंत्रों की सहायता से आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम वेधशाला कहते हैं। ग्रहों की, तारों की स्थिति का अध्ययन जहां पर किया जाए यंत्रों की सहायता से, वही स्थान वेधशाला कहलाती है और वही है जंतर मंतर, वो एक वेधशाला है। जयपुर के अलावा ये दिल्ली में भी है और ये वाराणसी में भी है और उज्जैन आदि स्थानों पर भी ये स्थित है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या था इसमें कि आपके राज्य में कौन कौन सी दर्शनीय स्थल हैं। तो जो भी आपका राज्य हो, आप उसके बारे में ये उत्तर खुद से दे सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि मेरे राज्य उत्तर प्रदेश में आगरा का ताजमहल, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर और लखनऊ का इमामबाड़ा आदि प्रसिद्ध हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए, आपको करने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है कि आप अपने शिक्षक या किसी बड़े सदस्य के साथ कहाँ जाएंगे, डाकघर जाएंगे और आपको वहां जाकर पता करना है कि वहां पर क्या क्या काम किए जाते हैं, किस प्रकार वो काम होते हैं, उसके बारे में आपको ये जानकारी इकट्ठा करनी। तो आप अपने टीचर्स को या अपने पेरेंट्स को बोलिए कि मुझे डाकघर में विजिट के लिए लेकर जाएं। फिर है, सभी विद्यार्थी 4-4 के समूह में भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों के चित्रों का संग्रह करें और उसे अपनी क्लास में शो करें। ठीक है, सो दिस इज एन एक्टिविटी टू डू। फिर जानते हैं पत्र की यात्रा के बारे में कि पत्र जो हैं उनकी इवोल्यूशन कैसे हुई। प्राचीन काल में संदेश या पत्र भेजने के लिए व्यक्ति विशेष होते थे। तो देखिए, पहले के समय में एक स्पेशल आदमी होता था जिसे कि दूत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दूत। क्योंकि उस समय तक पोस्ट ऑफिसेज नहीं बने थे, तो डाकिये नहीं होते थे। तो जो व्यक्ति पत्रों को भेजते थे एक स्थान से दूसरे स्थान, उन्हें दूत कहते थे। कम दूरी के लिए दूत पैदल जाकर ही पत्र पहुंचा देते थे। तो दूत का क्या काम होता था कि पैदल चलकर ही वो, अगर कम दूरी का कोई पत्र है तो उसे पैदल चलकर ही वो पहुंचा देते थे। पर लंबी दूरी यानी जब पत्र को बहुत दूर किसी व्यक्ति को भेजना होता था तो उसके लिए पक्षियों की सहायता ली जाती थी, विशेषकर कबूतरों द्वारा पत्र भेजे जाते। ठीक है, अब देखिए, अति आवश्यक यानी जब कोई पत्र ऐसा होता था कि वो बहुत ही जरूरी है, तो अति आवश्यक पत्राचार के लिए बारी बारी से दौड़कर दूतों द्वारा पत्र पहुंचाए जाते थे। यानी एक दूत एक स्थान से दौड़कर दूसरे स्थान तक आया और वहां पर उसे एक दूसरा दूत मिला, उसने वो पत्र उसको सौंपा और फिर वो दूत जो है तेजी से दौड़कर उसे उसके स्थान तक पहुंचाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ सकता, एक समय के बाद वो थक जाएगा। इसलिए वो एक स्थान पर आकर दूसरे व्यक्ति को पत्र पकड़ाता और दूसरा व्यक्ति वहां से दौड़कर पत्र को उसके निश्चित स्थान पर पहुंचाता। सो एक दूत पत्र लेकर कुछ निश्चित दूरी तक पहुंचता था, उसके बाद दूसरे संदेशवाहक को वो पत्र पकड़ा देता था। ठीक है, फिर है, लंबी दूरी तक संदेश पहुंचाने के लिए अश्वदूत यानी घुड़सवारों द्वारा भी पत्र भेजे जाते थे। अब देखिए, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये है अश्वदूत यानी ऐसा दूत जो कि घोड़े पर बैठकर पत्र पहुंचाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि घोड़े जो थे वो मनुष्य से तेज गति से दौड़ सकते थे।
और इस पर बैठकर जो मनुष्य था वो आसानी से पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान जल्दी पहुंचा सकता था। सो इसलिए अश्वदूतों की भी सहायता पत्र पहुंचाने के लिए ली जाती थी। उसके बाद जैसे-जैसे आविष्कार आते गए देश और दुनिया में, तो भारत में भी डाक विभाग की स्थापना होती है और ये कब हुई? 1854 ईस्वी में, ठीक है? इसके बाद देश भर में डाकघर खोले गए। सो हम देख सकते हैं कि पूरे भारत में अलग-अलग जगह पर डाकघर हैं यानी पोस्ट ऑफिसेज़ हैं। सो आज इस यात्रा में स्पीड पोस्ट जैसी सुविधाएँ भी हैं। यानी स्पीड पोस्ट क्या होता है? जिससे कि आपका पत्र बहुत ही जल्दी से किसी व्यक्ति तक पहुँच पाता है। फिर है बच्चों शब्दों का फुहारा, यानी इस फुहारे में दी गई शब्द पहेली को निर्देशों की सहायता से हमें पढ़ना है और हल करते जाना है। देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं और उस निर्देश को पढ़कर हमें यहाँ पर उत्तर देने हैं। जैसे कि पहला निर्देश क्या है? पहले नंबर पर है राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। यानी एक नंबर पर देखिए यहाँ पर कुछ शब्द का हिस्सा दिया गया है हवा। तो यहाँ पर 3 बॉक्स और हैं, उनमें हमें अक्षर लिखने हैं। तो राजस्थान में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन-सा है? हवा महल। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? म, ह और ल, ठीक है? ये हो गया कंप्लीट हवा महल, ठीक है? अब देखिए महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध गुफा। तो महाराष्ट्र में 2 नंबर पर जो दी गई है, एक गुफा है जिसका नाम है अजंता। क्या नाम है? अजंता। तो ये 2 नंबर पर आप लिख देंगे। फिर देखते हैं 3 नंबर पर क्या है? हैदराबाद में एक प्रसिद्ध मीनार। तो हैदराबाद की प्रसिद्ध मीनार है जिसका नाम है चार मीनार। क्या नाम है? चार मीनार, ठीक है? 4 नंबर पर है कोलकाता का एक प्रसिद्ध पुल। तो कोलकाता में जो पुल है बच्चों, उसका नाम है हावड़ा ब्रिज। क्या नाम है? हावड़ा ब्रिज, ठीक है? 5 नंबर पर है दिल्ली का एक प्रसिद्ध किला। तो दिल्ली में कौन-सा किला है 5 नंबर पर? देखिए, वो है लाल किला, ठीक है? लाल किला, ठीक। और 6 नंबर पर है आगरा का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो कि है ताजमहल। ये आप सभी जानते होंगे कि ताजमहल है आगरा में। तो यहाँ लिखेंगे ताज और मैं है ल, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग जूस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।